तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन अकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग बता दीजिए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी द चैट सेक्शन। अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, ऑल ओके है कि नहीं है, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। उसके बाद से आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि उर्दू के PYQ स्पेशल चल रहे हैं, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगातार मैं पिछले क्लास से आप लोगों को कराते चली आ रही हूँ। तो सबसे पहले बताइए ऑल ओके है? तो आज के इस क्लास में भी हम लोग उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और आज का ये पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का ये क्लास। ठीक है, तो जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी और आपके परिवार वालों को भी हमारे तरफ से सलाम और आदाब है। ठीक है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में ऑल ओके एक बार लिख दीजिए। क्या बात है, ऑल ओके है ना? अच्छे से सुनाई दे रही हूँ मैं? आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुँच पा रही है? जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में भी हम लोग, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs स्पेशल चल रहा है, हर बार मैं आप सभी लोगों को हर क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रही हूँ। तो आज के इस क्लास में भी हम लोग उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2021 में दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना सीटेट का। सीटेट के उर्दू का क्वेश्चन 2021 वाला आज हम लोग करेंगे आज के इस क्लास में। रेडी हैं आप सभी लोग? पूरा 30 में 30 सही करने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? तो लिखिए आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। एक बार चैट सेक्शन में लिख दीजिए यस, क्या बात है, हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, हैशटैग आग क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से आप सभी लोग। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज कंप्रेशन भी रहेगा और उर्दू पेडागोजी भी। देखते हैं 30 में 30 आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। 30 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को मैं कितना बार बताई हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो उर्दू पेडागोजी का क्वेश्चन आज PYQ सीरीज चल रहा है स्पेशल। ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराते आ रही हूँ पिछले क्लास से, और आज का ये क्लास 30 मस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है आज ज़्यादा आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगा, 30 में 30 आप सही कर पाएंगे। बस सोच समझ करके आंसर आपको बताना है। ठीक है, और परीक्षा में जो फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होगा ऐसे ही सवाल रहेंगे। तो स्टार्ट किया जाए सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज का ये क्लास। रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। और हाँ, वीडियो को अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं, मैं तो लाइक शेयर करना करना कहने के लिए भूल ही गई। एक बार वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिए। जो लोग नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करके चारों तरफ आप लोग के कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहला सवाल जो कि लैंग्वेज कंप्रेशन से ही होगा, यानी कि आपके सामने हिदायत दी गई है कि आपको नीचे दी हुई इबारत को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, लाइक करके आई हूँ, थैंक यू, क्या बात है। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। नीचे दी हुई इबारत को पढ़ना है और दिए गए हर बार की तरह क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये 15 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज कंप्रेशन से रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक, क्लास में आते ही मैं लाइक कर देती हूँ, क्या बात है, थैंक यू। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, वीडियो रुक रहा था, अब ठीक है ना? एक बार बताइए, अभी ठीक होगा वीडियो? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली चल रहा है, थोड़ी देर के लिए रुका था। यस, तो देखिए यहाँ पर इबारत है, इबारत को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताएंगे। तो इबारत कुछ इस तरह से है, दिया गया है कि एक मर्तबा झोरी ने दोनों बैलों को चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजा। यहाँ पर आवाज तो जा ही रही है आप सभी लोगों के पास।
ठीक तो है, ऑडियो तो क्लियर है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अपने दोनों बैलों को कहाँ भेजा, कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल भेज दिया। ये बहुत अच्छा इबारत है, गद्यांश बहुत बढ़िया है। इसको पढ़िएगा आप सभी लोग और देखेंगे कि बहुत जबरदस्त है। इसमें बैलों को क्या मालूम था कि वह क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। शाम के वक्त दोनों बैल नए गांव जा पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था उनसे छूट गया था। यानी कि वो जो दोनों बैल थे जिसे अपना घर वो समझे थे, उससे वो छूट गए थे। अच्छा, मैं साइड हो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर रस्से तोड़ लिए, यानी कि तुड़ा लिए, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और घर की तरफ चल दिए। यानी कि रात के समय में वो क्या किए, बहुत चालाकी से जोर लगा करके वो अपने रस्से को तोड़ दिए और अपने घर की तरफ चल दिए। यानी कि जो झोरी था उसका ससुराल उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, और वो गाय जो है रस्सी को तुड़ा लिए और घर की तरफ चल दिए। झोरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। झोरी ने उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। क्या बात है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। झोरी के बीवी ने बैलों को दरवाजा पर देखा तो जल उठी, बोली कितने नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झोरी अपने बैलों पर यह इल्जाम बर्दाश्त न कर सका, बोला नमक हराम क्यों है, चारा न दिया होगा तो क्या करते हैं। दूसरे दिन झोरी का साला जिसका नाम गया था झोरी के घर आया, बैलों को दोबारा ले गया। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वहीं खुश्क भूसा डाल दिया। फिर वहीं पर जो है ना खुश्क भूसा डाल दिया, यानी कि सिर्फ भूसा उसको खिलाया, उन दोनों बैलों को खिलाया जा रहा है। इसी वजह से वो ससुराल से भागे थे। तो ये इबारत यानी कि गद्यांश थे। अब चलिए 121 नंबर से सवाल स्टार्ट होगा। यस, और 128 तक जाएगा। देखते हैं कैसे कैसे सवाल इस इबारत यानी कि गद्यांश से पूछे गए हैं। सही आंसर करने के लिए बिल्कुल तैयार। चलिए, तो देखते हैं 121 नंबर प्रश्न। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। बोला जा रहा है कि झोरी ने अपने बैल कहाँ भेज दिए, जंगल में, ससुराल में, कांजी हाउस में या फिर खेत में। तो ये बहुत आसान है, वो अपने ससुराल भेज दिया रहता है अपने दोनों प्यारे प्यारे बैलों को, गायों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। वीडियो अभी भी रुक रहा है, एक बार जरा बताइए तो। अगर रुक रहा है तो यस लिखिए, और अगर नहीं रुक रहा है ठीक है तो ऑल ओके लिखिए एक बार, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा वीडियो रुक रहा है, यहाँ पर बफरिंग हो रहा है। वीडियो अभी भी रुक रहा है। यस, वेट कीजिए आप लोग, वेट वेट। अब बताइए तो एक बार, अब ठीक है, अब ऑल ओके। चलिए, पेपर 1 के लिए है ये, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप लोग लास्ट में डिसाइड कीजिएगा कि ये कौन से पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। ठीक है, देखिए, तो वो अपने ससुराल भेज दिया रहता है अपने बैलों को। सबसे पहला सवाल बिल्कुल सही जवाब है। गया के घर भेजे जाने पर बैलों ने क्या समझा, तो बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। बैलों ने, जो दोनों गाय थे, उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया।
तो इस वजह से वो दोनों अपने रस्सी को तुड़ा लिए और एकदम दौड़ भाग खड़े हुए अपने घर पे, अपने मालिक के पास। दोनों बैल किस वक्त रस्सी तुड़ाकर घर की तरफ चल दिए? जब घर वाले सोने लगे। वहां पर सोते लिख दिया था गलती से, टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाता है, आप लोग जानते हैं। रात को जब गांव में सोता पड़ गया, सुबह के वक्त जब सोकर उठ गए, या फिर शाम के वक्त जब अंधेरा छाने लगा तो। यस, ऑप्शन नंबर बी, उसमें ये कहा गया है कि रात को जब गांव में सोता पड़ गया तो जो दोनों बैल हैं वो अपने रस्सी को तुड़ा लिए और यूं भाग खड़े हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल है कि बैलों को देखकर झोरी ने उनके साथ क्या किया? तो उनको चारा खाने को दे दिया, उनको बड़ा बुरा भला कहा, और वह दौड़कर उनके गले से लिपट गया, या फिर उनको देखकर डंडा लेकर दौड़ा। तो जैसे ही वो अपने गायों को देखता है तो दौड़ कर जा करके उनके गले से लिपट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। झोरी ने बीवी को चराते हुए बैलों से मुतालिक क्या कहा? बीवी को चिढ़ाते हुए। अच्छा, देखभाल की जाती तो क्यों भागते हैं? अच्छा, यहाँ पर झोरी जो अपनी बीवी जब कहती है कि काम करने के लिए गए थे और काम किए नहीं और चले आए यहाँ पे, तो चिढ़ाते हुए झोरी कहता है कि देखभाल की जाती तो क्यों भागते भला? चारा मिलता तो क्यों भागते, या फिर मोहब्बत मिलती तो क्यों भागते, या फिर आराम मिलता तो क्यों भागते? बताइए क्या कहते हैं। बड़ा यूनिक सवाल है। यस, ऑप्शन नंबर बी, चारा मिलता तो क्यों भागते, यही बात कही रहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया बिल्कुल सही जवाब। चारा मिलता तो क्यों भागते, यही बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। झोरी का साला जब उन्हें दोबारा ले गया तो उसने बैलों के साथ क्या किया? दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया था। पहले पतली रस्सी से बांधा था ना, तो इस बार अब कोई मिस्टेक नहीं किया, गलती सुधार ली और उससे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, देखिए, दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांव का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा? शहर, देहात, जिला, या फिर कस्बा? तो गांव का अपोजिट वर्ड, ये तो और भी ज्यादा आसान है। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गांव का अपोजिट वर्ड शहर हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द यानी कि मुतजाद। फिर यहाँ पर गरीब की जमा यानी कि बहुवचन आपसे पूछ रहा है। अगरबा है, यहाँ पर गरीबों है, गुरबाओं है और गरबीन है, गरीबन है। अच्छा, गरीबन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एंड जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार लाइक करके 200 प्लस लाइक की संख्या जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम लोग की संख्या 200 प्लस है। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड, गरीब का वैसे गुरबा होता है, गरीब का गुरबा, बट कहीं पर भी गुरबा नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गरीबो हो जाएगा। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 128 कंप्लीट हो गया ना, क्या बात है। अब फिर से आपके सामने इबारत आने जा रहा है। इबारत को पढ़िए और फिर से 129 से लेकर के 135 तक के सवालों का जवाब आप बताएंगे। ठीक है मैम, जिसका एडमिशन 2025 में हुआ है डीएलएड, वो सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या मैम? अगर आपका जो है ना एडमिशन हो चुका है पूरा, एक दिन भी अगर आपने क्लास कर लिया है ना डीएलएड का, तो आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकती हैं अगर एक दिन भी क्लास हो गया है तो। चलिए लीजिए, लिखा गया है ये पूरा का पूरा आपके सामने इबारत यानी कि फिर से गद्यांश आ गया है।
मादा तीतर का अगर किसी इंसान या ऐसे जानवर से सामना हो जाए जिससे बच्चों को खतरा हो तो वह मुंह से एक तेज सीटी की आवाज निकालती है। यह दरअसल खतरे की घंटी होती है, जिसे सुनकर बच्चे जहां हो उस जगह से एक इंच भी हिले बगैर एकदम जमीन से चिपक कर अपने आप को छुपा लेते हैं। उसके बाद मादा तीतर बच्चों को वहीं छोड़कर उस जगह से हटना शुरू कर देती है। वह वहां से उड़ती नहीं और न ही तेजी से भागती है, बल्कि इस तरह जाहिर करती है जैसे कमजोर और चोट खाई हुई हो। वह अपना वह अपना बाजू लटकाकर दुश्मन को यह बावर कराने की कोशिश करती है कि वह जख्मी है, उड़ नहीं सकती। इस तरह जब दुश्मन को अपने पीछे लगाए लगाए बच्चों की जगह से काफी दूर ले आती है तो फिर अचानक फुर से उड़कर दूर चली जाती है। क्या बात है, कितनी चालाक है ना मादा तीतर। जबरदस्त, इसको कहते हैं एक्टिंग। दिस इज द ड्रामा क्वीन। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इबारत था। अब चलिए देखते हैं, 129 से सवाल स्टार्ट होगा और 135 तक जाएगा। ठीक, तो लीजिए 129 नंबर सवाल है कि मादा तीतर सीटी की आवाज कब निकालती है? जब उसके बच्चों को खतरा हो, जब उसको शिकारी दिखाई दे, जब वह तकलीफ में होती है, जब दुश्मनों में घिर जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जब उसके बच्चे को खतरा हो तो एकदम तेज सीटी की आवाज वो निकालना शुरू कर देती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर कि तीतर के बच्चे सीटी की आवाज सुनकर क्या करते हैं? वह झाड़ियों में खामोश खड़े हो जाते हैं, वह जमीन से चिपक कर अपने आप को छुपा लेते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वह जमीन से चिपक कर अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर की मादा तीतर बच्चों को छोड़कर क्या करना शुरू कर देती है? वहां से हटना शुरू कर देती है, कहीं छुपना शुरू कर देती है, दूसरे तीतरों को आवाज देना शुरू कर देती है, वह रोना धोना शुरू कर देती है। यस, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बी आप लोग लगा रहे हैं? हाँ, अब ठीक है, ए आने लगा। वहां से हटना शुरू कर देती है धीरे धीरे, और दुश्मनों को एहसास ये दिलाती है कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं, एकदम पूरा का पूरा हमारा हालत खराब हो गया है। धीरे धीरे हटती है। ठीक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर कि वह दुश्मनों को क्या दिखाने की कोशिश करती है? वह जख्मी है, उड़ नहीं सकती, वह कमजोर है और भाग नहीं सकती, वह दुश्मन को डराने की कोशिश करती है, वह होशियार है और उड़ नहीं सकती। ये पूरा का पूरा जो है ना, चारों ऑप्शन है। मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, क्या बात है, थैंक यू। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वह दुश्मनों को क्या दिखाने की कोशिश करती है? यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, वह जख्मी है और उड़ नहीं सकती, यह जो है दुश्मनों को दिखाने की कोशिश करती है। फिर से बफरिंग होने लगा, एक बार बताइए तो। वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, एक बार अब बताइए तो आप लोग। ठीक है, ऑल ओके है? एक बार बताइए आप लोग। वीडियो अभी भी रुक रहा है? ठीक है ना, अब ऑल ओके है या फिर अभी भी बफरिंग हो ही रहा है? अभी भी बफरिंग हो रहा है।
नो, एक मिनट वेट कीजिए। अब बताइए, अब ऑल ओके है? अब ठीक होगा आई होप। अब ऑल ओके है ना? अगर अब ऑल ओके है तो आप लिखिए यस ऑल ओके। अगर अभी भी रुक रहा है तो आप सभी लोग बताइएगा नहीं मैम अभी रुक ही रहा है। चलिए क्या बात है, अभी सब ठीक है, जबरदस्त, और ओके है। तो हम लोग कहाँ थे? वह दुश्मनों को क्या दिखाने की कोशिश करती है? तो वह दुश्मनों को ये दिखाने की कोशिश करती है कि वह जख्मी है और वो उड़ नहीं सकती। बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। 133 133 नंबर क्वेश्चन कि मादा तीतर दुश्मनों को अपने बच्चों से दूर ले जाकर क्या करती है? ऑप्शन ए में दिया है वो भागकर बच्चों के पास चली जाती है, अचानक फुर्र से उड़कर दूर चली जाती है, या फिर अचानक नजरों से गायब हो जाती है, या फिर वह जंगल में गायब हो जाती है। ठीक है, तो अचानक वो फुर्र से उड़ करके दूर चली जाती है, ये कहा गया है। सेकंड ऑप्शन विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जब देखती है कि हाँ हम बच्चों से बहुत दूर आ गए हैं तो एकदम फुर्र से उड़ती है और भाग जाती है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप सभी लोग ए लगा रहे थे, बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, जख्मी की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा? जख्मी का बहुवचन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है में दिया जखीमो, जख्मो, जख्मी और जखाइमीन। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप लोग ए और बी दोनों लगा रहे हैं। जख्मी की जमा यानी कि बहुवचन आपसे पूछ रहा है, सोच समझ करके लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं साइड हो जा रही हूँ। चारों ऑप्शन को देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब चलिए अब मैं बताती हूँ। कुछ लोग ए भी लगा रहे हैं, कुछ लोग बी भी लगा रहे हैं, बट यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। ए शबनम है, एमडी अरमान है और नूर है। नूर पूरा नाम नहीं देख पाई, गुलशन आ रहा है, एमडी आसिफ है। बहुत बढ़िया, जो लोग ए लगा रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही है। जख्मी की जमा यानी कि बहुवचन जखीमो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर का मुतजाद, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं इबारत और शेर से। शेर तो पूछा ही नहीं है। कमजोर का क्या होगा? उल्टा, नाजुक, मजबूत, पुख्ता या फिर बोसीदा। यस, कमजोर का मजबूत, मजबूत का कमजोर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
तो ये हो गया 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अब लीजिए आपके सामने पेडागोजी का क्वेश्चन, सोचिएगा, समझिएगा और तब आंसर बताइएगा। सवाल है कि दर्ज झैल में से कौन 8वीं जमात तक जरिया तालीम की बाबत हक तालीम एक्ट 2009 की सिफारिशात में शामिल है? 8वीं जमात तक। अच्छा, तो जहां तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड में स्कूल में मादरी ज़बान को ही जरिया तालीम होना चाहिए, या फिर घर की ज़बान को जरिया तालीम होना चाहिए, या फिर रियासत की ज़बान को जरिया तालीम होना चाहिए। क्या है इसका सही आंसर? यस, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। स्टार्टिंग जबरदस्त है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि 8वीं क्लास तक, 8वीं जमात तक जरिए तालीम की बाबत हक के तालीम एक्ट 2009 की सिफारिशात में शामिल है, यानी कि सिफारिश करता है। कौन सा ये कथन, कौन सा बयान सिफारिश करता है हक के तालीम एक्ट 2009 8वीं क्लास तक के जरिए तालीम की? तो जो जरिए तालीम होनी चाहिए, जिस जबान के जरिए तालीम देनी चाहिए बच्चों की, वो है उनकी मादरी ज़बान। तो जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को ही 8वीं जमात तक जरिए तालीम होना चाहिए, यानी कि 8वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही पढ़ाना है, सिखाना है। ठीक, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 137 नंबर सवाल। दस्तूर हिंद में यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी जबान को कौन सी हैसियत हासिल है? मुआविन सरकारी जबान, गैर मुल्की जबान, हिंदुस्तानी जबान। आप देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है कितना बार रिपीट हुआ है, कम से कम 5-6 बार रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। मैं आप लोगों को बताई हूँ, हिंदी जबान जो है ये एक सरकारी ज़बान है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, और अंग्रेज़ी जो है वो मुआविन सरकारी ज़बान है, यानी कि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आमोजिश में ज़बान की मरकजियत का मतलब है, ज़बान की मरकजियत का मतलब क्या है आपको बताना है। आमोजिश यानी कि अधिगम में ऑप्शन ए में दिया है दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है। ज़बान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है, या फिर किसी मज़मून के मवाद को पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप लोग क्या लगा रहे हैं जरा देखा जाए। ऑप्शन नंबर बी और कुछ लोग ए भी लगा रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डी नहीं होगा, जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा, सी भी नहीं होगा। जबान की आमोजिश में मज़ामुन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर मरकजियत देखा, इसी वजह से मरकजियत यहाँ पर भी है, तो आप लोगों ने बी लगा दिया। नहीं, ध्यान रखिएगा, जबान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि मज़ामीन का जो टॉपिक है उसके मटेरियल को मरकजियत बना, उसको केंद्र बना दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। दूसरे मज़ामीन में दूसरा कोई भी टॉपिक हो या फिर दूसरी भाषा ही क्यों ना हो, कि आमोजिश यानी कि अधिगम में ज़बान का एक रोल होता है, भाषा का एक रोल होता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आप सीख रहे हैं तो किसी न किसी ज़बान यानी कि हेल्प से ही सीखेंगे, किसी न किसी भाषा में ही आप सीखेंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि दूसरी मज़ामीन की आमोजिश में कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, आप साइंस पढ़िए, सिस्टम पढ़िए या फिर मैथमेटिक्स पढ़िए, उसको किसी न किसी भाषा के आधार पर ही पढ़ेंगे, किसी न किसी ज़बान में, या तो हिंदी में, नहीं तो उर्दू में, नहीं तो संस्कृत में, नहीं तो फारसी में, नहीं तो अरबी में। ठीक है, तो दूसरे मज़ामीन की आमोजिश यानी कि अधिगम में सीखने में ज़बान का एक रोल होता है, किसी न किसी भाषा में हम लोग सीखते ज़रूर हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर। नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बताइए किस पर। आप बच्चों को नज्म, कविता, शायरी वगैरह पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो उस वक्त आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ए में दिया है नज्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर। सेकंड में दिया है ज़ख़ीरा अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर, कवायद और उसूलों के इस्तेमाल पर, तहरीर के फ़रोग़ पर, यानी कि बढ़ावा देने पर। यस, ऑप्शन नंबर ए क्यों आप लोग लगा रहे हैं? ज़ख़ीरा, सॉरी बी, ज़ख़ीरा अल्फाज और लुगत, अच्छा ठीक है, रुजू करने पर, नज़्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर। ऑप्शन नंबर ए भी तो पॉजिटिव दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ज़ख़ीरा अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर अगर जोर दिया जाएगा सबसे ज़्यादा तवज्जो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा, ये कंफर्म है। ए नहीं तो बी होगा, तो आप लोग बताइए। नज्म या शायरी से महजूज होने का मतलब होता है खुश, महजूज का मतलब खुश या फिर प्रसन्नित करना, आनंद पूर्वक, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, आनंदित होना, ऐसे, हाँ आनंदित बहुत बढ़िया वर्ड है महजूज के लिए। नज्म या शायरी से आनंदित होने और उसकी तहसीन पर। क्या लगता है आपको, कभी भी शेर और शायरी हो तो आनंदित, ये जो वर्ड आ जाएगा ना, महजूज करना, खुश, प्रसन्न, तो वो पॉजिटिव में ही माना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको अब क्या लगता है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर देखा जाए तो नज्म शायरी से महजूज होने यानी कि आनंदित होने और उसकी तहसीन यानी कि सराहने पर, प्रशंसा, ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन है, क्या होना चाहिए, ए या फिर बी? ऑप्शन नंबर ए। अगर देखा जाए तो नज्म हो या फिर शायरी, कविता, शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज्यादा तवज्जो, सी और डी तो कंफर्म है नहीं होगा, तो ज्यादा तवज्जो अगर नज्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन पर दिया जाएगा। देखिए, अगर ज्यादा तवज्जो, सुनिए, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ए और बी में कंफ्यूजन है, बात सही है। अगर नज्म या शायरी की तदरीस, अगर आप कविता, शायरी वगैरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त आप ज़ख़ीरा अल्फाज और लोगत, जितना भी वर्ड है, क्या उस पर ध्यान देंगे, जितने भी शब्द हैं, लफ्ज़ है, उस पर तवज्जो देंगे सबसे ज़्यादा, या फिर आप बच्चों को नज्म या शायरी से आनंदित होने और उसकी प्रशंसा यानी कि तारीफ करने पर आप तवज्जो देंगे सबसे ज़्यादा? तो अगर देखा जाए ना, तो प्रशंसा किया जाता है, तारीफ किया जाता है और बच्चों को आनंदित किया जाता है, जैसे कि नज्म हो गया, शायरी वगैरह हो गया, तो इससे आनंदित होने और उसकी तारीफ किया जाता है, तो बच्चे जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, पोएम में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। नज्म हो गया, शेर व शायरी हो गया, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, इस वजह से वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं नज्म और शायरी में। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए, फिर भी बी होगा? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जहां तक ऑप्शन नंबर, अगर जखीरे अल्फाज पर देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव ही दिया है, और लोगत से रुजू करने पर
ये भी बात सही बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, बट ऑप्शन नंबर ए भी कुछ गलत नहीं कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए की भी अगर बात करें तो नज्म या शायरी से महजूज होने और उसकी तहसीन करने में ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित नज्म और शायरी के ज़रिए किया जाएगा तो बच्चे जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में, नज्म हो शायरी हो उन पर ध्यान आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर ए जो है, यस, ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। हालांकि बी में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बी दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ज़ख़ीरा अल्फाज जो है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जितने भी अगर देखा जाए नज्म हो शायरी वगैरह हो तो उसके वर्ड बड़ा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लफ्ज़ पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है ना मैं आप सभी लोगों को पेंडिंग में डाल देती हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से मैं देखूंगी और कल आप सभी लोगों को बताया जाएगा। ठीक, चलिए, इसका ए और बी दोनों सही लग रहा है, बट देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को कल बता दूंगी, इसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट कल लेकर के मैं आ जाऊंगी। ठीक, ना इसका ए मैंने सही किया है ना भी बी सही किया है, मैंने ए और बी दोनों को पेंडिंग में अभी रखा है। ये तो बात सही है सी और डी नहीं होगा, ए और बी इन्हीं दोनों में से हो सकता है। अब थोड़ा सा इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। चलिए देखते हैं 140 नंबर सवाल। इक्तबास या मजमून लिखते वक्त चलिए इसका आंसर बताइए। इक्तबास या मजमून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं और वह ख्यालात यकजा करते हैं, खाका तैयार करते हैं, पहले मसौदा तैयार करते हैं और उसको पुर मुग़ज़ बनाते हैं और फिर आखिरी मसौदा तैयार करते हैं। ठीक है, पहला मसौदा तैयार करते हैं, फिर उसको पुरमुग़ज़ बनाते हैं, फिर आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए उसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीक़ेकार को क्या कहेंगे? लिखने का माहसिल तरीका, लिखने का अमली तरीका, लिखने का तफक्कुरी तरीका या फिर लिखने का तुलबा मरकूज़ तरीका। तो इसका जो है, यस, लिखने का प्रक्रिया उपागम लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या बात है, बिल्कुल सही है, लिखने का ये अमली तरीका है। सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। वो क्योंकि वो क्या कर रहा है, ख्यालात इकट्ठा कर रहा है, यकजा करके खाका तैयार, पहला मसौदा, उसके बाद से फिर उसको एडिट वगैरह करके तैयार कर रहा है, तो ये लिखने का अमली तरीका ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपके सामने देखिए, माहिरीन लिसानियात के मुताबिक, यानी कि जो बड़े बड़े भाषाविद हैं उनके मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? कौन सा बयान यानी कि कथन सही है, बताइए। जबान का इक्तिसाब फितरी और तहतल शऊरी अमल है। ठीक, जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है। जबान की आमोजिश फितरी और तहतुल शऊरी अमल है, नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है। तो ये टोटल 4 कथन है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया है ए और बी कथन सही है, यानी कि दुरुस्त है बयान। सेकंड में सी और डी दुरुस्त है। सी में दिया है ए और डी दुरुस्त है और डी में दिया है ए और सी दुरुस्त है।
यस, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ए और बी ये दोनों कथन सही लग रहा है। जबान का जो इक्तिसाब है यानी कि भाषा का अर्जन फितरी और तहदुल शऊरी होता है, यानी कि वो फितरी तौर पर स्वाभाविक तरीके से बच्चा सीख जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है, और वही पहली ज़बान का उसका इक्तिसाब यानी कि अर्जन हो जाता है। और ज़बान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल में होता है। जो भाषा बच्चा पहली ज़बान के इक्तिसाब यानी कि अर्जन के बाद दूसरी भाषा जो सीखता है, जो ज़बान का अधिगम यानी कि ज़बान की आमोजिश कहलाता है, वो उसके शऊर में होता है, उसे पता होता है कि हम ये ज़बान सीख रहे हैं। तो कथन ए और कथन बी यही दोनों सही था, बाकी सी और डी गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर। एक उस्ताद होटल के मेन्यू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वह 4 तलबा से मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वह मेन्यू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपये का खाना मंगवाए। इसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यहाँ होटल की मेन्यू कार्ड का रोल क्या है बताइए। 4 ऑप्शन है। ज़बान की तदरीस के लिए मवाद, छुपा हुआ कागज़, या फिर आलाए हिकमत, या फिर आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ज़बान की तदरीस के लिए ये एक तरह से मवाद का काम कर रहा है मेन्यू कार्ड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। होटल का मेन्यू कार्ड। उस्ताद तलबा की गुज़श्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता है। अच्छा, 1 महीने की टोटल लिखने में जो गलती होती है उसको इकट्ठा करता है शिक्षक, और तलबा को बगैर बताए हुए यह गलतियां किस किसने की है वह उन पर बहस के लिए एक सेशन मुनक्किद करता है। अच्छा, तलबा को बिना बताए यह गलतियां किस किसने की है इस पर बहस के लिए जो है वो एक सेशन चलाता है। ठीक है, और उस्ताद के इस अमल को क्या कहेंगे? ये जो काम शिक्षक कर रहा है इसको क्या कहेंगे? गलतियों का तज्जिया, फीडबैक की फराहमी, तहरीरी का तयन कदर, या फिर पूरे क्लास पर मुश्तमिल बहस। तो इसको क्या कहेंगे? क्या बात है। इस सवाल का जवाब एकदम सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या कहेंगे? फीडबैक की फराहमी। यहाँ पर फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144, ये बड़ा ही लंबा है। सवाल पूछ रहा है कि 7वीं जमात की ज़बान की उस्तानी किरनी अपने, रुक जाइए 1 मिनट वेट, कीर्ति जो है यहाँ पर 7वीं जमात की ज़बान की उस्तानी यानी कि भाषा की एक शिक्षिका है जिनका नाम क्या है? कीर्ति। तो अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के ममासल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। ठीक, और तलबा फिर अपनी मुतालिका ज़बानों में इस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की है? ज़रा बताइए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया पहले, फिर मैं अभी ऑप्शन दिखाऊंगी। 7वीं क्लास की ज़बान की उस्तानी कीर्ति जो है अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के ममासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने, कोई दूसरी कविता को क्या करना है? तलाश करना है, खोजना है, और फिर उस नज्म के लफ्जियात है, मानी पर गौर करने और आम ज़बान में तामुल के लिए कहती है। ठीक, तलबा फिर अपनी मुतालिका ज़बानों में उस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सा हिकमत अमली अपनाया है, इख्तियार की है, बताना है आपको। ये रहा 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है ज़बान के फ़रोग, बहुत सी ज़बानें बोलने की हिकमत अमली, कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, या फिर लिखने का फ़रोग। तो अब आप लोग बता सकते हैं ना,
यस, ऑप्शन नंबर कसीर लिसानियत को ही वो अपना रही है, तो कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर है कि मुश्तमिल ज़बान के मुताले को क्या कहेंगे? समाजी लिसानियात, लफ्ज नफ्सियाती लिसानियात, तकलीब रस्मुल ख़त या फिर मुतालात ज़बान। इसका ए, क्या बात है, ज़बरदस्त। मुस्तमिल ज़बान के मुताले को कहा जाता है समाजी लिसानियात। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल कि ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है? ए, तलबा मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं, अलग अलग चरण स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। बी में दिया है किसी एक ज़बान के तमाम बच्चों के मराहल यकसा नहीं होते, यकसा होते हैं लेकिन शरह नमू मुख्तलिफ होती है। सी में दिया है तमाम ज़बानों में यह मराहल यकसा होते हैं। डी में दिया है बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। ये चार ऑप्शन है आपको कि ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यस, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं आप सभी लोग, लेकिन सी सी सूट ही नहीं कर रहा है। तमाम ज़बानों में यह मराहल यकसा होती है। चाहे कोई भी भाषा सीख रहे हैं, ज़बान की आमोजिश का जो है ना चरण सेम ही होता है। आप देखेंगे ज़बान की आमोजिश आपको भाषा का अधिगम हिंदी में भी पढ़ना है, उर्दू में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये सही नहीं है क्योंकि कभी कभी इस्लाह ज़रूरी भी नहीं होती है, एकदम तुरंत सही करना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फोर्थ विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल 147 नंबर की कवायद, ये बहुत लंबा है और ऑप्शन अलग है। पहले इतना लंबा ये तो क्वेश्चन है। कवायद की मुअस्सर तदरीस, प्रभावी तरीके से पढ़ाने और सिखाने के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? तदरीस व आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, सही है? ए में दिया है तलबा को पहले कवायद के उसूलों से मुतारिफ कराना, फिर मिसालें देना चाहिए। सेकंड में दिया है तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोटिस में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ उसूल का मौका देना चाहिए। तीसरे में दिया है तलबा को दरसी किताब की कवायदी शक की मश्क करना चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे और इस्तेमाल करके बताए। और चौथे में दिया है, इसको और मैं बड़ा ही कर देती हूँ, चौथे में दिया है कि तलबा को कवायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती है, वह उसे अपने अंदाज में सीखते हैं। ये चार कथन है। अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है 2 नंबर वाला, बी में दिया है 3 नंबर वाला, सी में दिया है 1 नंबर वाला और डी में दिया है 4 नंबर वाला। अब आपको इसमें कौन सा सही लगा? सी, 1 नंबर वाला सही लगा। पहले आप कवायद के उसूलों को ही सिखाना शुरू कर देंगे बच्चे को, पहले नियम कानून ही पढ़ाना और पहले फॉर्मूला ही याद करना शुरू कर देंगे, गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन ठीक लग रहा है कि तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क की नोटिस में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल करने और इंकशाफ उसूल का मौका देना चाहिए। यस, सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सेकंड वाला सही है।
और सेकंड वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यस, इसी वजह से आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर कि ज़बान की मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है तदरीस व आमोजिस के मकासद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कद्र पर। ज़बान की तदरीस के मकासद, तरीक़ेकार और तय्युन कद्र पर नहीं। ज़बान की तदरीस व आमोजिस के इक़्तिदार, अमल और इम्तिहान पर। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव दिख रहा है इसका भी ए ही हो जाएगा। यस, ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ज़बान की मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है इस पर, तदरीस व आमोजिस के मकासद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कद्र यानी कि इवेल्युएशन। बाकी किसी भी ऑप्शन में इवेल्युएशन नहीं दिया है। देखिए कहीं पर भी इवेल्युएशन ना इसमें दिया है ना इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 149 नंबर सवाल है कि उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़े में किसी एक इक्तबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर को व जुमलों का छपे हुए इक्तबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। उस्ताद अपने तलबा से दो दो के जोड़े में किसी एक इक्तबास के एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। यानी कि दो का जोड़ा बनाया हुआ है, पहला पढ़ेगा तो दूसरा लिखेगा, दूसरा पढ़ेगा तो पहला लिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों पढ़ेंगे एक एक जुमले और सुनेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक, और फिर तहरीर को वह जुमलों के छपे हुए इक्तबास से तकाबुल करने के लिए कहता है, मिलाया जाता है। और इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे ज़रा बताइए। 4 है बाहमी इमला ऑप्शन ए में दिया है, ग्रुप में किया जाने वाला काम, जोड़ों में किया जाने वाला काम या फिर महारतों का इंतजाम, क्या होगा? अब चारों ऑप्शन दिख रहा है ना, बताइए क्या होगा। जहां पर भी यह बात आ गई ध्यान से सुनिए। दो के ग्रुप में है, बात सही है, दोनों ग्रुप में है और उसके बाद से ग्रुप में होने के बाद पहला बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है यानी कि पढ़ रहा है और पहला वाला सुन रहा है और फिर लिख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। और लिख लेने के बाद जो रियल वाला जो चैप्टर है, जो असल में जो सही लिखा गया है उससे मिलाया जा रहा है। तो एक तरह से ये इमला ही तो सुधारा जा रहा है ना, इमला सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर, बाहमी इमला। ग्रुप में है और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। पहला पढ़ रहा है, दूसरा सुन रहा है, लिख रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, पहला सुन रहा है, लिख रहा है। और फिर रियल जो मतन है, जो रियल टेक्स्ट है, उससे मिला करके देख रहे हैं कितना सही हुआ है, किसने कितना सही लिखा है। तो इस तरीके से इमला ही सुधारा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि लास्ट है 150 नंबर, कि पढ़ना क्या है, हुरूफ और अल्फाज की सराहत, दिए गए मतन से मानी अखज़ करना, मुश्किल अल्फाज के मानी मालूम करना, आवाज़ अल्फाज की मदद से काम करना। तो ये एक नहीं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। पढ़ने का मतलब होता है दिए गए मतन से मानी अखज़ करना, जो लिखा हुआ है उस बात को आप समझिए, उसी को कहते हैं असल में पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल सही जवाब। और टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है ना उसको मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। हालांकि देखा जाए वो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। ज़्यादातर नज्म और शायरी में ज़ख़ीरा अल्फाज पर ही ध्यान देना चाहिए, बात सही है। लेकिन फिर भी कल आप सभी लोगों को मैं वो लेकर के आऊँगी क्वेश्चन और आप सभी लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन
मान लीजिए उसको साइड कर दीजिए। बाकी 29 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये बताइए। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर देना है। अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ जो लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह नहीं किए हैं ज़रूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। अब मिलेंगे अगले क्लास में नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ। ऑल क्लासेस नहीं होंगी, अभी पॉसिबल नहीं है, आई एम रियली सॉरी। क्लासेस जो होंगी वो नेक्स्ट सेशन में हो सकती है, अगले सेशन में ऑल सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन इस सेशन में केवल और केवल उर्दू का हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। 29 में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी ऑलरेडी पेंडिंग में ही है, वो मैं कल आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। दरक्षा तहसीन का 29 में 28 आया है, ज़बरदस्त। और एमडी फुरकान का 29 में 29 सही हो गया है, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ, नए और 30 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए अपने जीवन में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का ये क्लास कैसा रहा, अच्छा लगा तो भी, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहेगा तो भी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।